हेलो स्टूडेंट, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मोनिका में। हम यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के बारे में और हमने पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा था आवेश 2 प्रकार का होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा इन आवेश को अगर इनके गुण क्या होते हैं, इनके गुण के बारे में हमने पढ़ा। जब दो आवेशों को या दो से अधिक आवेशों को एक साथ जोड़ें या किसी निकाय का कुल आवेश निकालना हो हमें, तब हम कैसे जोड़ते हैं इनको। फिर दूसरा गुण हमने पढ़ा इनका कि आवेश की निश्चितता के बारे में, कि चाहे कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो चाहे स्थिर अवस्था में हो, उस पर आवेश का मान नियत रहता है। फिर हमने पढ़ा था आवेश संरक्षण के बारे में और हमने लास्ट में पढ़ा था आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, यानी आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। आज हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि आवेश, एक सिंगल आवेश के बारे में, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। और थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा था कि अगर दो आवेशों को पास पास रखें तो वो एक दूसरे को अगर समान प्रकृति के हैं तो आकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। आज हम पढ़ें अगर इन दो आवेशों को पास पास रख दिया जाए और कुछ दूरी पर रख दें। जैसे एक आवेश हमने मान लिया Q1 और दूसरा आवेश हमने ले लिया Q2 और इनको किसी नियत दूरी पर रख दिया, वो नियत दूरी हमने मान ली R। तो हमें पता है ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे, चाहे तो आकर्षण बल लगाएं चाहे प्रतिकर्षण बल लगाएं। तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा ये हम निकालेंगे एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला दिया था कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने सन 1785 में एक नियम दिया और हमें बताया कि जब दो आवेशों को, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव रखे हो, अगर दो आवेशों को परस्पर कुछ दूरी पर रखें, कुछ दूरी हमें पता होनी चाहिए, वो दूरी किसी नियत दूरी पर पास पास रखें, तो उसने बताया कि ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। यानी कोई भी आवेश है वो अपने आसपास के परिवेश को तो प्रभावित करता है, ये इसको प्रभावित करेगा, ये इसको प्रभावित करेगा। अब ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ठीक है। अब वो बल का मान कूलाम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। दोनों आवेशों का परिमाण, एक का Q1 है केवल परिमाण, दूसरा Q2, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात उसने बताई कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, मिलाने वाली बीच की दूरी, दोनों के आवेशों के मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 बातें उसने बताई थी। समीकरण नंबर 1, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। दोनों को एक साथ जोड़ के देखें कि F समानुपाती Q1 Q2 बाय R²। और हमें पता है जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमेशा एक नियतांक आता है। तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे K, Q1 Q2 अपॉन R²। ये नियम दिया था कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। दोबारा रिपीट कर लेते हैं ये नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों को मिलाने वाली, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब दोनों को मिलाएंगे तो F इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ K एक नियतांक है, K के बारे में पढ़े तो K है एक समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक जिसका मान होता है एक निश्चित मान, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है K का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता पढ़ेंगे इसके बारे में। एक बार हम कूलाम का नियम देखेंगे।
के इक्वल टू एक समानुपाती नियतांक और जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, नोट ये लगा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब इस के का मात्रक देखें क्या होगा। के का मात्रक यहाँ से निकालें तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, उससे पहले हम निकालेंगे के का मात्रक इस सूत्र से। के इक्वल टू लिख लेते हैं FR² अपॉन Q1 Q2। तो के का मात्रक कितना आ जाएगा, F का मात्रक न्यूटन, R यानी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब के का मान होता है किसी के इक्वल टू एम के एस मात्रक पद्धति में के इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। जब हम सवाल निकालेंगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें के की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मान जो निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब मात्रक कैसे निकालें, यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। के इक्वल टू जो के का मात्रक आएगा और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम, क्योंकि 1/4 पाई ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके कोई मात्रक या कोई विमा नहीं होती। तो के का मात्रक जस्ट उल्टा आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात में इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। बोर्ड क्लास में कई बार पूछा गया है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, या निर्वात की विद्युतशीलता, पिछली बार ही आया था बोर्ड क्लास में कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखिए। तो ऑप्शन में आए थे, 4 ऑप्शन आए थे, उसमें कुछ की वैल्यू अलग थी और कुछ ऑप्शन, 2 ऑप्शन ऐसे थे वैल्यू सेम थी लेकिन मात्रक अलग अलग थे। तो आपको मात्रक का भी ध्यान रखना है कि इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में ये क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा देर बाद देखेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कूलाम का नियम किसके लिए लागू है, बिंदु आवेशों के लिए, यानी जब वो आवेश हम ले रहे हैं जिनके बीच में हमें विद्युत बल निकालना है, वो आवेश हम क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब, बिंदु आवेश नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही छोटा सा आवेश, ठीक है, एकदम ऐसा जो एक पॉइंट की तरह, यानी जिसकी बहुत ही छोटा सा, ठीक है, जिसे हम क्या कहें, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेशों के लिए ये नियम लागू है, ज़्यादा आवेशों के लिए ये नियम लागू नहीं होता। एक छोटे से एरिया में इतने सी जगह घेरे उसको हम क्या कहें, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेशों के लिए है। अब कूलाम के नियम की और विशेषता देखें हम यहाँ तक, ये देखो F समानुपाती 1/r², इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम। कोई भी भौतिक राशि या कोई बल जब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी कूलाम नियम किसके पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, और ये बिंदु आवेश के लिए ही है, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, F = K Q1 Q2/r²। ये था अपना कूलाम का नियम। अब हम देखें इसके बारे में। यहाँ तक हमने देखा K = K की मात्रक पूछ लिया जाता है या K की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ली जाती है मात्रक पद्धति में, तो K का मान 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ से देखें K किस किस चीज़ों किन पर निर्भर करता है। K का मान एक तो माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, और दूसरा मात्रक प्रणाली, मात्रक प्रणाली। पूछ लेते हैं कई बार कि समानुपाती नियतांक किस पर निर्भर करता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मात्रक क्या है और उसकी विमा क्या है। तो K केवल और केवल माध्यम पर, क्योंकि K की सूत्र में क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमेशा माध्यम के अनुरूप ही चेंज होता है।
और मात्रक प्रणाली CGS है तो CGS में अलग होगा, MKS है तो MKS में अलग होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किस प्रकार से निकालते हैं और उसमें आने वाले समानुपाती नियतांक, और एक टर्म आई थी अपनी विद्युतशीलता। अब हम विद्युतशीलता को लेके चलते हैं। कूलाम नियम हमने देखा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें एक टर्म आई थी अपनी एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट चलो ले लो, एप्सिलॉन नॉट जिसे हम क्या कहें, निर्वात की विद्युतशीलता। हिंदी में नाम समझ में नहीं आएगा, इसमें हम इसका इंग्लिश में नाम लेके चलते हैं। विद्युतशीलता को हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी नाम से पता चल रहा है, परमिटिविटी मतलब किसी चीज़ की परमिशन दे रहा है ना। इसका मान होता है निर्वात के लिए, निर्वात का मतलब वैक्यूम जिसमें कुछ भी ना हो। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक निकाला था क्योंकि एक बार बोर्ड क्लास में आया हुआ है, निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। तो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, के मात्रक का व्युत्क्रम। ठीक है, अगर इसको हम एप्सिलॉन नॉट ना कहें और इसको खाली हम लें एप्सिलॉन, अगर निर्वात की बात ना करके किसी दूसरे माध्यम की बात करें तो एप्सिलॉन को हम कहें माध्यम की विद्युतशीलता, या फिर हम ऐसे इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा ये नाम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम कोई भी मीडियम है निर्वात को छोड़ के, जैसे पानी, कांच, पारा, मोम, ये सारे क्या कहलाते हैं, माध्यम, अलग अलग माध्यम। ठीक है, तो नाम से तो ये पता चल रहा है ये किसी चीज़ की परमिशन दे रहा है। परमिटिविटी का मतलब परमिट कर रहा है ये। अब किस चीज़ को परमिट कर रहा है हम देखें। हमने सबसे पहले कूलाम ने वैक्यूम में किया ये, तो Q1 और Q2 ये दो चार्ज थे जो एक दूसरे पर r दूरी पर रखे हुए थे। इसमें वैक्यूम है फिलहाल, कुछ भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। तब बल लगा था इस पे F, जो हम इस सूत्र से निकालते हैं। अगर यही प्रयोग हम किसी माध्यम में करें तो मान लो इन्हीं दोनों आवेशों को माध्यम में रख दें उतनी ही दूरी पर। माध्यम ले लिया हमने, कांच, पानी, इनमें से कोई भी, तो इनके बीच में मान लो ऐसे, है ना, ये माध्यम मान लिया इनके बीच में। अब परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, इसका मतलब क्या है, ये किसी माध्यम की प्रकृति को दर्शाता है। उस माध्यम का एक गुण है जो ये अलाउ करता है, अलाउ, परमिशन, परमिटिविटी का मतलब ये परमिशन देता है, मतलब माध्यम के कणों को या अपने फील्ड को परमिशन देता है, अलाउ करता है कि जाओ और इनके बीच में जो बल लग रहा है उसको कमज़ोर करो। इसका मतलब क्या है कि ये अपने फील्ड के लोगों को या अपने फील्ड को ये परमिशन देता है कि जो भी माध्यम में आवेश रखे हैं उन आवेशों के बीच के जो बल लग रहा है या उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसको कमज़ोर करो। ठीक है, कमज़ोर करेंगे तो पहले इस पे बल F लग रहा था, मतलब बल का मान कम होना चाहिए। जैसे ही माध्यम चेंज हुआ वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे किसी माध्यम की बात आई तो FM माध्यम की लें तो 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नोट की जगह हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अगर एप्सिलॉन का मान ज़्यादा होगा, ये राशि जितनी ज़्यादा होगी, ओवरऑल F का मान क्या होगा, उतना ही कम, यानी F इक्वल नीचे होगा, F का मान कम होगा। अगर E का मान कम होगा तो F का मान ज़्यादा, यानी दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यानी ये इनके बीच में बल को तोड़ेगा। जैसे जिस माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान ज़्यादा होगा उस माध्यम में उन आवेशों के बीच बल का मान कम होगा। दोबारा समझ लो, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम यानी माध्यम की विद्युतशीलता का मतलब है कि वो
माध्यम का एक गुण है ये, जो अपने फील्ड के लोगों को ये कहता है कि जाओ और इन दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है उसको कमज़ोर करो, यानी बल की वैल्यू को क्या करता है, ये कम करता है। एप्सिलॉन, जिस माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान ज़्यादा होगा उस माध्यम में आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो उतना ही कमज़ोर होगा, और जिसके लिए एप्सिलॉन का मान कम होगा उस माध्यम में बल का मान ज़्यादा होगा। और सबसे कम एप्सिलॉन का मान होता है निर्वात में। ठीक है, एप्सिलॉन का सबसे कम मान होता है निर्वात में। तो निर्वात में बल भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो हम लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में परमिटिविटी का मान निर्वात की तुलना में ज़्यादा, भाई निर्वात की तुलना में ज़्यादा क्योंकि निर्वात में सबसे कम होता है, तो किसी माध्यम में इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। ये एक दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, मतलब एफ एम का मान उतना ही कम होगा एफ नोट, यानी सबसे ज़्यादा किस में बल लगता है, कूलम्ब बल किन के बीच में काम करता है सबसे ज़्यादा, निर्वात में, क्योंकि निर्वात में तो कोई ऐसा फील्ड है ही नहीं जो इसको इनके बीच के बल को कमज़ोर कर दे, जबकि माध्यम में तो उनके पार्टिकल ही ऐसे काम करते हैं कि इनके बीच के फील्ड को क्या कर देते हैं, इनके बीच के जो फोर्स है उनको क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। तो अब समझ में आ गया परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ये अलाउ करता है अपने माध्यम के या अपने फील्ड के लोगों को या अपने माध्यम के कणों को कि इनके बीच में जो बल लग रहा है उसको पहले की तुलना में हमें क्या करना है, कमज़ोर करना, यानी मेन उद्देश्य क्या है इसका, बल का मान कम करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम शायद आपको समझ में आ गया हो गया, सबसे कम होती है निर्वात में। अगर निर्वात में इसकी माध्यम की विद्युतशीलता कम होगी तो इसमें लगने वाला जो बल है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम तुलना करें, एप्सिलॉन से नाम दिया था माध्यम की विद्युतशीलता, हर एक माध्यम के लिए अलग होती है। जैसे पानी के लिए बात करें, पानी के लिए इसका मान होता है लगभग 7.01 इंटू 10 की घात -12 और मात्रक है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कांच के लिए इसका मान होता है लगभग 3 पॉइंट कुछ करके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, 3 पॉइंट मान लो 02 कुछ भी है ना लगभग, और इंटू 10⁻⁻, ये -10 होती है। ठीक है, सॉरी, ये -11 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब समस्या ये खड़ी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू हमें याद नहीं रहती, हमें तो छोटी वैल्यू याद रहनी चाहिए। अब हर एक माध्यम के लिए अलग निश्चित होती है, ये तो अलग अलग, हर एक माध्यम के लिए इतनी बड़ी वैल्यू कौन याद रखे। इस समस्या को हल करने के लिए हमने सोचा क्यों न इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया कि एक अलग ही टर्म बना दी, अलग कॉन्सेप्ट ले लिया एक, जिसको हम कहते हैं पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक को हम व्यक्त करते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव यानी आपेक्षिक परमिटिविटी। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या हम इसको दूसरा नाम ले सकते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका मतलब है कि हम जानते हैं निर्वात में सबसे कम होती है, किसी माध्यम में इसका कुछ मान होता है, तो क्यों ना इस समस्या को हम ऐसे हल करें कि हमें जो माध्यम की विद्युतशीलता का जो बड़ा सा मान है वो याद ना रखना पड़े और छोटे से मान से काम चल जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की तुलना करें। तो एप्सिलॉन आर का मान होता है, इसका सूत्र परिभाषा होती है कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम में कितना बल कम लग रहा है हम उसकी तुलना कर लें। भाई माध्यम निर्वात में तो हमें पता है इतना लग रहा है, अब माध्यम में बल निर्वात के सापेक्ष कितना गुना कम लग रहा है। कम तो लगेगा क्योंकि सबसे कम निर्वात की परमिटिविटी होती है, तो बल भी सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा। तो बाकी के माध्यमों में जो कूलम्ब बल का मान है वो कम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, जिसके लिए ई का मान ज़्यादा एफ का मान कम, जिसके लिए ई का मान कम उसके लिए एफ का मान ज़्यादा उस माध्यम के लिए। तो एप्सिलॉन आर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में
दो आवेशों के मध्य बल मतलब कूलम्ब बल अपॉन किसी माध्यम में, निर्वात के सापेक्ष इसकी तुलना कर लें, किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल, यानी निर्वात में हमने उस बल को नाम दिया F0 मान लो, और किसी माध्यम में बल को नाम दिया Fm। इसका तुलनात्मक अध्ययन कर ले तो एक छोटा सा नंबर आएगा, एक छोटी संख्या आएगी जिसको याद रखना आसान रहेगा। तो इसका तुलना करें, निर्वात में हमने बल को नाम दिया F0 और किसी माध्यम में बल हमने मान लिया Fm। माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। दोनों को अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन करें तो F0 अपॉन Fm ज्ञात करें। इनका तुलना करने के लिए अनुपात सबसे सही होता है। इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Fm की वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि सेम है, जो दो आवेश निर्वात में थे उतनी ही दूरी पर रखे थे और उतनी ही दूरी पर इनको हमने किसी माध्यम में रख दिया, दो उतने ही परिमाण के आवेश, और लेकिन माध्यम की विद्युतशीलता चेंज हो गई। ठीक है, ये कट गया, ये इससे कट गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया। इसकी वैल्यू आई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें एप्सिलॉन का छोटा मान चाहिए था। तो यहाँ से एप्सिलॉन यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये आ गए। ठीक है, ये छोटा सा मान होता है जिसका मान याद रखना बहुत आसान होता है। तो अभी हमने ये पढ़ा, विद्युतशीलता के बारे में समझ में आ गया होगा शायद। हमने पढ़ा कूलाम्ब नियम के बारे में। कूलाम्ब नियम क्या होता है, दो आवेशों को के बीच उन किसी नियत दूरी पर रख दे, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसे ही इस प्रयोग को हम माध्यम में करेंगे तो उन आवेशों के बीच लगने वाला बल कमजोर होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता का काम क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट आया, ये तो निर्वात की थी। माध्यम की विद्युतशीलता आएगी जिसका काम होता है कि वो अपने फील्ड के लोगों को या अपने फील्ड के पार्टिकल्स को कहेगा कि उन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा था पहले उनको कमजोर करना। ठीक है, तो कमजोर किस गुणा में, कितना गुना कमजोर करेगा, वो टर्म डिसाइड करेगी परावैद्युतांक, कि किसी माध्यम में बल का मान निर्वात के सापेक्ष इतने गुना कम हुआ है, इतने गुना को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, अब हम करेंगे इस पर एक सवाल। यहाँ तक समझ में आया सभी को? बोर्ड क्लास में इस पे प्रश्न आते हैं कि क्या आपको नाम मान दे देगा किसी परावैद्युतांक का। हम देख लेते हैं पहले, इससे पहले कि कोई अलग अलग माध्यम, यहाँ हम लिखे माध्यम और यहाँ लिखे एप्सिलॉन आर की वैल्यू। जैसे हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1.000059, लगभग हम 1 मानते हैं, और निर्वात के लिए 1, तो हम हवा और निर्वात दोनों की वैल्यू लगभग हम क्या रखते हैं, 1। ठीक है, कांच के लिए इसकी वैल्यू होती है 5 से 10 के बीच में। ठीक है, और सुचालक माध्यम के लिए या किसी धातु के लिए इसकी वैल्यू होती है अनंत। पिछले एक बार बोर्ड क्लास में सवाल आया हुआ है, किसी धातु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा। सवाल था धातु के लिए, क्वेश्चन था इस पे, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा। तो धातु क्या है, एक सुचालक माध्यम। सुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत। ठीक है, आसूत जल के लिए, शुद्ध जल, आसूत जल के लिए इनकी वैल्यू पूछ लेते हैं बोर्ड क्लास में, तो हमें इनकी 2-4 कुछ माध्यम है, इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। आसूत जल के लिए इसका मान होता है 80। अब इसकी विमा आपने देखी होगी, एप्सिलॉन आर की कोई विमा नहीं होती,
इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर भी विद्युतशीलता, नीचे भी विद्युतशीलता, कट जाएगी मात्रक। तो ये एप्सिलॉन आर क्या है, एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि है। ठीक है, इसकी कोई विमा नहीं होती और कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब हम लेके चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इस पे सवाल करवाने थे। तो एक सवाल है कि निर्वात, लिख देती हूँ मैं सवाल। क्वेश्चन है कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य 8 न्यूटन बल कार्य करता है। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य 8 न्यूटन का बल कार्यरत है यदि इन आवेशों के मध्य 1 mm मोटाई की कांच की परत, 1 mm मोटाई की एक कांच की पट्टी का रख दे, कांच की पट्टी का रख दें, जिसके लिए पैरावैद्युतांक 6 है, क्योंकि पैरावैद्युतांक की तो कोई विमा नहीं होती, तो एक नंबर ही होता है, 6 है, तब बल कितना होगा। हिंदी पे मत जाना, आप सवाल में जो दे रखा है, जो पूछा है, बस उस पर ध्यान देना। तब बल कितना होगा। सवाल क्या है कि निर्वात में दो बिंदुवत आवेश रखे हुए हैं, बिंदुवत आवेश जैसे ये Q1 और ये Q2। ठीक है, मान लो दूर निश्चित दूरी आर है इनके बीच की। अब इन पर बल लग रहा है F0 = 8 न्यूटन बल, और आपसे पूछा है अगर इनके बीच में हम एक कांच की पट्टी का रख दें, तो कांच क्या है, एक मीडियम, निर्वात के अलावा। ठीक है, उस मीडियम का आपको दे रखा है पैरावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है आपको 6, और क्या पूछा है, अगर ये पट्टी का रख दें तब बल का मान कितना होगा। तो हमें कांच के यानी उस जो मीडियम रखा है उसमें बल का मान पूछा है, तो हम जानते हैं ये बल कितना होगा, F0 अपॉन एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये बल का मान कम होता है। तो 8/6, ये बल कितना होगा, 8/6। या हम इसका हल करें तो ये बल का मान होगा 4/3। ठीक है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो इन सवालों में हमें ये पता होना चाहिए, ये पता क्या होना चाहिए, सवाल अगर इस टाइप के आएंगे तो उसमें हमें उस माध्यम का पैरावैद्युतांक दिया हुआ होगा, या उस किसी दूसरे माध्यम के लिए पूछे तो कोई भी माध्यम हो, चाहे आंसू जल हो, चाहे कांच हो, पानी हो, हवा हो, उन सब के लिए हमें पैरावैद्युतांक की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, ये था कूलाम का नियम, और उसमें हमने पढ़ा था पैरावैद्युतांक और या माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये था कूलाम का नियम। अब हम पढ़े अगर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अभी तक तो हमने केवल परिमाण के बारे में पढ़ा था, इसका सदिश निरूपण। सदिश निरूपण का मतलब, अब कूलाम एक बल, कूलाम बल से ही तो करते हैं, ये कूलाम बल है, और बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि। तो सदिश राशि के लिए तो हमें उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ वो दो आवेश लेके चलते हैं, उनकी स्थिति सदिश भी हमें पता होना चाहिए। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ है या कोई वस्तु कहीं ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित हो, तो हम उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए एक निर्देश तंत्र मानते हैं। तो जैसे Q1 और Q2 के बीच का ही तो बल है ये,
दो आवेश मान लिए जो कहीं ब्रह्मांड में स्थित हैं निर्देश तंत्र में, मान लो ये निर्देश तंत्र है x y z, ठीक है। Q1 यहाँ है इस पोजीशन पर और दूसरा आवेश है Q2, ठीक है। अब Q1 की पोजीशन को हम हमेशा एक स्थिति सदिश से दिखाते थे पहले, किसी भी वस्तु की पोजीशन को, तो ये इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया R1 सदिश। Q2 कहाँ स्थित है ब्रह्मांड में, उसके लिए हमने इसका स्थिति सदिश लिया R2 सदिश, ठीक है। अब कूलाम बल क्या कहता है कि दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल लेना है उसमें और दोनों के बीच की दूरी लेनी है। तो बीच की दूरी के लिए हमें ये ले लिया, दोनों आवेशों को मिला दिया। अब बीच की दूरी ऐसे ही तो नहीं निकाल सकते, सदिश रूप में या किसी निर्देश तंत्र में लेते हैं तो बीच का जो दूरी है वो विस्थापन से निकलती है, ठीक है। प्रारंभ में ये यहाँ Q1 था, ये Q2, ठीक है। दूसरा तो इसका विस्थापन लें, तो इसका विस्थापन लें R21। विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी अंतिम ये मान लो R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ठीक है। अब इसकी दिशा, क्योंकि विस्थापन की तो एक दिशा होगी, अंतिम इधर लिया है तो हमेशा इसकी R21 की दिशा क्या होगी, इधर, प्रारंभ से अनंत की ओर। तो ये हो गई R21 सदिश की दिशा। अगर हम माने R12 सदिश, अगर इसको ना मान के इसका जस्ट विपरीत ले लें तो R12 सदिश की दिशा क्या हो गई, इधर, R12 सदिश। अब आपको पता है जब दो बल परस्पर पास पास रखे हो तो वो एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, तो ये दोनों बल भी एक दूसरे पर बल लगाएंगे। चलो मान लो Q1 ने बल लगाया Q2 पर, Q1 ने बल लगाया Q2 पर, ये Q1 है, अलग से लिख लेते हैं, और ये Q2 है, ठीक है। Q2 पर जब ये बल लगाएगा तो दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक धनात्मक, तो ये क्या करेगा, इसको दूर फेंकेगा। Q2 दूर कहाँ जाएगा, इसी रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, इधर जाएगा। इसी रेखा के अनुदिश यानी बल किस तरफ लगाएगा, ये इधर, ये इसे दूर भागेगा, दूर भाग के इधर जाएगा। अब इस पर जो बल आया उसको हमने नाम दिया F21 सदिश। F21 का मतलब होता है Q2 पर लगने वाला बल किसकी वजह से, Q1 के कारण, यानी F2 पर बल लग रहा है, जिस पर बल लग रहा है उसको पहले लिख लेते हैं और जिसके कारण बल लग रहा है उसको बाद में लिख लिया, वो बल लगा इधर। अब चलो मान लो Q1 पर बल लगाना है, किसकी वजह से, Q2 पर। अब ये पहले से यहाँ है, ये इसके पास बैठा है, तो ये क्या करेगा, समान प्रकृति के है तो इसको दूर फेंकेगा, दूर जाके ये कहाँ जाएगा, इसी रेखा के अनुदिश इधर। इस बल को हमने नाम दिया F12 सदिश। Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण, Q2 के कारण, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालें, F21 सदिश, F21 इक्वल टू 1/4, निर्वात में ही है तो निर्वात की विद्युतशीलता आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी। अब यहाँ हमने 21 लिया है तो बीच की दूरी हम क्या लें, R21 ले लें, और बीच की दूरी का वर्ग आता है नीचे, क्योंकि कूलाम बल होता है F K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। तो बीच की दूरी यानी विस्थापन R21 और इसका मापांक और इसका स्क्वायर, ठीक है। और दिशा इसी रेखा के अनुदिश किस तरफ जा रहा है, ये R21 सदिश की दिशा में जा रहा है, तो इसी की दिशा में हमने मान लिया एकांक सदिश R21 कैप। एकांक सदिश को किसी भी एकांक सदिश को कैसे निरूपित करते हैं, उस सदिश का परिमाण और उस सदिश की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। तो ए कैप का मान कितना हो गया, यहाँ से ए सदिश अपॉन मापांक ए, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इसको हमने नाम दिया समीकरण 1। अब हम निकालेंगे F12 सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दो आवेश लेंगे तो दो आवेश Q1 Q2 ही रहेंगे, अपॉन। अब बीच की दूरी हम ये भी ले सकते हैं R21 भी,
उसका मापांक। लेकिन हम क्यों ना इसी के सापेक्ष ले लें, यहाँ अगर 1 2 लिया है तो हम यहाँ 1 2 ले लें, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, इस तरफ है। R12 सदिश का मापांक का स्क्वायर, किसी भी सदिश राशि का स्क्वायर मापांक ही होता है या एक अदिश राशि होती है। इसकी किस दिशा में है, ये R12 सदिश की दिशा में, और इस दिशा में एकांक सदिश हमने मान लिया R12 कैप। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 2। अब हम यहाँ कुछ चेंज करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि R21 सदिश की दिशा और R12 सदिश की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो गणितीय रूप से हम इसे क्या लिख सकते हैं, R21 सदिश बराबर है माइनस R12 सदिश। हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर कोई दो सदिश विपरीत दिशा में हो और बराबर हो तो हम उसको लिखेंगे A सदिश इक्वल टू B सदिश बराबर है, लेकिन दिशा के लिए हम निकालेंगे उसमें ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, इसका परिमाण दें तो परिमाण, बीच की दूरी तो चेंज थोड़ी हो रही है, वही है। तो परिमाण दोनों का क्या है, एक समान। R12 सदिश दोनों का परिमाण बराबर, लेकिन दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि R21 कैप, ये भी क्या होगा, माइनस R12 कैप। एकांक सदिश, दिशा को व्यक्त करने के लिए एकांक सदिश काम में लेते हैं। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो विपरीत को दिखाने के लिए एकांक सदिश को हम ऐसे दिखा सकते हैं, और इन दोनों सदिशों को इस प्रकार। ठीक है, ये मान हम यहाँ चेंज करेंगे, इसमें F12 सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 की, क्योंकि परिमाण तो देखो दोनों का सेम है, तो क्यों ना हम 12 की जगह क्या रख दें, 21 रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिमाण तो दोनों का एक समान है। यहाँ हमने रख दिया 21 सदिश का मापांक स्क्वायर। इसकी जगह R12 सद कैप की जगह हम R21 कैप लिखें तो आएगा ऋणात्मक चिन्ह 21 कैप। ठीक है, अब इस ऋणात्मक चिन्ह को हम क्या ले आए, आगे ले आए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश का मापांक का स्क्वायर R21 कैप। अब ध्यान से देखो, एक तो समीकरण 1 को देखो और इस को देखो, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, F21 सदिश के बराबर। तो F12 सदिश इक्वल टू माइनस, और ये क्या आ गया, F, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, F21 सदिश। यहाँ से हमारा ये परिणाम आया। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण लगने वाला बल विपरीत दिशा में लग रहा है, और इनका केवल परिमाण ले तो F12 सदिश का परिमाण और F21 सदिश का परिमाण क्या है, एक दूसरे के बराबर। यानी यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकाला कि दो आवेशों को परस्पर पास पास रखें, उनके बीच में जो कूलाम बल है वो दोनों आवेशों पर एक परिमाण में तो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत है। और यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने दिया था तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वो भी ये कहता है अगर ये इस पर क्रिया करेगा तो बदले में ये भी इस पर उतनी ही प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। तो कूलाम नियम क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन, यानी कूलाम नियम में क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन होता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहो या फिर हम कहें न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन होता है, तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, ये था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस प्रकार हमें सदिशों को लेना है। बस आपको ये दिशाएं ध्यान रखनी है, बाकी सब तो मैथमेटिकली है। यहाँ से हमने बस चेंज किया, इनको 1 2 की जगह 2 1 रखा है, फिर आ गया हमारा ये रिजल्ट। ठीक है, बस ये दिशा ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि इसकी दिशा किस तरफ है। अगर विस्थापन इस तरफ लें तो दिशा इसके जस्ट विपरीत आएगी। ठीक, अब हम करेंगे कूलाम नियम से संबंधित क्वेश्चन आंसर। यहाँ से हमने क्या सीखा कि कूलाम नियम के लिए आवश्यक शर्तें देखें। तो कूलाम नियम के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आवेश जो हम लेंगे बिंदु आवेश होना चाहिए। शर्त देख लेते हैं इसके लिए क्या है,
बिंदु आवेश लेने चाहिए, यानी जो आवेश हम ले रहे हैं वो बिंदुवत होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि इनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 की घात -15 मीटर से अगर दूरी का मान कम हो गया तो वो तो नाभिकीय बल आ जाएगा, तब कूलाम नियम उसमें कार्यकारित नहीं होगा। तीसरा क्या है कूलाम नियम का, ये तो अच्छा शर्त यही है। और इसके अगर देखें कुछ और दूसरी बातें महत्वपूर्ण, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। और हाँ, अगर दो आवेशों को पास पास रखें और तीसरा आवेश इसी सिस्टम में रखें तो इन दोनों आवेशों के कारण जो बल लग रहा है वो तीसरा आवेश इनके बल को प्रभावित नहीं करता, मतलब ये इंडिविजुअली इस एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ठीक है। तो इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल है क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है ये मान लिया और एक रखा है ये प्रोटॉन, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, बीच की दूरी है 5.3 × 10 की घात -11 मीटर। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। हमें आप यहाँ निकालना है दोनों के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर सही से इसका डायग्राम बनाएं तो हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ये मान लो प्रोटॉन है इसमें, तो इन दोनों के बीच नाभिकीय त्रिज्या, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में अभी, ठीक है। तो F = निकालना, इन दोनों के बीच नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो देखें। तो हमें तो जब पता है कि जब भी दो आवेशों के बीच की बल की बात हो जाए तो कूलाम का नियम होगा उसमें। तो कूलाम नियम होता है K Q1 Q2 R²। देन F = K की वैल्यू मैंने बताया था, जब सवाल निकालेंगे तो K की वैल्यू लिखेंगे 9 × 10 की घात 9, यानी K = 9 × 10 की घात 9। K का मात्रक याद रखो, K का मात्रक, K का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसका जस्ट उल्टा मात्रक किसका होगा, विद्युतशीलता का या परमिटिविटी, ठीक है। Q1 Q2, Q1 यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19, Q2 प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, -1.6, ठीक है, अपॉन R²। R का मान कितना दे रखा है, 5.3 × 10 की घात -11 का स्क्वायर। हल करो, इसे हल करने की कोशिश करो। जब इस सवाल को हल करेंगे, इस कैलकुलेशन को, तो हमारा मान आएगा 8.2 × 10 की घात -8 न्यूटन, और ये आएगा ऋणात्मक माइनस में, ठीक है। माइनस का मतलब आकर्षण प्रकृति को दिखाता है, ये माइनस इतना न्यूटन बल कार्य करेगा, ठीक है। अब एक सवाल जो हमेशा लगभग पूछा जाता है कि आपके एनसीईआरटी में भी ये सवाल है कि इसी बल की तुलना कीजिए गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, F = Fg मान लो इसको, F = G m1 m2 अपॉन बीच की दूरी r²। आपको इससे तुलना करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है कि कूलाम बल की तुलना करनी है आपको गुरुत्वाकर्षण बल से। तुलना के लिए पहले इसका मान निकालेंगे, m1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, प्रोटॉन पर द्रव्यमान, अपॉन बीच की दूरी आपको दे रखी है, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। बस एक